हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, और इसकी एक केस स्टडी भी हम देखेंगे जो कि आंध्र प्रदेश की एक पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिकल साइट से रिलेटेड है। 1960s के डिकेड में एक घटनाक्रम हुआ था जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट को, अब आर्कियोलॉजिस्ट की देखो दोस्तों क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट की अगर आप बात करो, चाहे आप हिस्टोरियंस की बात करो, इनकी दुनिया अलग होती है। इनको हिस्ट्री वगैरह से, आर्टिफैक्ट से, अलग अलग अवशेषों से जो जगह पर खुदाई कर सकती हैं उस जगह से इनको बहुत प्यार होता है अपने करियर के अंदर। जो भी जिस फील्ड में काम करता है उसको अपना प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसी के रिगार्डिंग एक की स्टडी के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ आज के लेक्चर में आप एक नई टर्म भी सीखोगे जिसको हम कहते हैं सेल्वेज आर्कियोलॉजी। ये वाला टॉपिक ख़त्म होने के बाद, छोटा सा टॉपिक है ये आपका, इस चैप्टर के अंदर ना दो फेजेस थे। जैसे अगर हम एक बात करें, सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आपको अनगिनत किताबों के नाम बताए गए थे जो कि सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स पे लिखे जाते थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। उसके बाद थोड़ी सी एक ब्रेक आया इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर बात होने लगी कुछ कुछ साइट्स के बारे में, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, इधर उधर की बातें होने लगी। अब जो अगला इसका आस्पेक्ट है इस चैप्टर का, वो है इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और इंस्क्रिप्शंस आप जानते हो वो राइटिंग्स होती हैं जो कि हार्ड सरफेसेस पर लिखी जाती हैं। इंस्क्रिप्शंस का कुछ जो टॉपिक है वो इस चैप्टर के अंदर चलेगा। कुछ पेजेस के अंदर राइटर हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताएंगे जो कि हम नॉर्मल अपनी एनसीईआरटीज़ तमिलनाडु या पूनम दलाल दहिया के लेवल तक इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ पता होगा इस टॉपिक के बारे में। बस आपको अलग अलग चीज़ें, कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ साइट्स, कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस इन फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस वगैरह, उनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। उसके बाद ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा कंप्लीट तरीके से। फिर अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, कंफर्टेबल तरीके से, प्रोवाइडेड कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट कर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, साइट्स की प्रोटेक्शन तब इम्पॉर्टेंट हो जाती है, हम यहाँ पर सारी की सारी जो बातें करने वाले हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड या उस रीजन के इर्द गिर्द ही करने वाले हैं। होता क्या है, बहुत साल पहले क्या हुआ, आप जानते हो कि पूरा का पूरा एशिया जो था वो गुलाम था। एशिया की बड़ी सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया वो कॉलोनीज़ थी। बड़ी सारी यूरोपियन पावर्स ने हम पर कब्ज़ा करके रखा हुआ था। ठीक है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो यूरोपियन नेशन स्टेट्स थे, वो कॉलोनाइजर्स बनकर आए थे, और एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ को उन्होंने अपनी क्या बना रखा था, कॉलोनीज़ बना रखा था। हम हम अगर भारत की पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के अंदर बात करें, हमारा देश आज़ाद होता है साल 1947 के अंदर। इसके बाद जैसे ही आप जानते हो कि पंडित नेहरू ने अपनी जो पहली स्पीच दी थी, उन्होंने रेड फोर्ट, लाल किले से अपनी स्पीच दी थी, जिसको हम अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस के सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, जिसको बोला गया था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी की स्पीच, कि भारत एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये सब कुछ एक लक फैक्टर का गेम होने वाला है। हम अपना पूरा प्रयास करने वाले हैं, लेकिन हमें अपने देश को आगे लेकर तो जाना ही है। जिसको बोला गया कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा, जहाँ पर भी अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे देश में जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जिसकी लेगेसी को हमने यूके या ब्रिटेन से बोरो करा था। तो नेशन बिल्डिंग का काम हर एक देश के लिए आज़ाद होने के बाद, या जिस भी फेज से वो अपना देश शुरू कर रहा हो अपनी शुरुआत, डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, पॉवर्टी इरेडिकेशन के मामले में, लोगों को अपलिफ्ट करने के मामले में, वेमेन को एम्पावर करने के मामले में, नेशन बिल्डिंग के बहुत सारे रूप और स्वरूप होते हैं। तो नेशन बिल्डिंग का जैसे कोई भी देश सोचता है, वैसे हमने भी सोचा। पंडित नेहरू ने ये वाली चीज़ बोल दी थी। स्वतंत्र भारत की पहली जो इंडिपेंडेंट स्पीच कही जाती है
ट्राइज विद डेस्टिनी स्पीच, इसके बारे में आप जानते हो, हमने इसके बारे में क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि पॉलिटिकल साइंस की एक एनसीईआरटी है, उसका जो पहला चैप्टर है द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसके अंदर मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन की, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो उसका पहला पार्ट था, उसके अंदर जब उनको कॉलेज के अंदर टास्क मिलता है कि उनको टीम बनाकर बेसिकली एक ट्रेजर हंट पर निकलना है, उसमें लाइब्रेरी के अंदर एक किताब के अंदर एक हिंट दे रखी होती है सिद्धार्थ मल्होत्रा आलिया भट्ट की टीम को कि स्वतंत्र भारत की, आज़ाद भारत की पहली इंडिपेंडेंट स्पीच क्या थी। उसके अंदर भी, उस मूवी के अंदर भी आप इसके बारे में सुनोगे, ट्राइज विथ डेस्टिनी स्पीच। ठीक है, तो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस हमारा शुरू हुआ। ठीक है, अब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस जब भी किसी भी देश का शुरू होता है, फिलहाल हम यहाँ पर भारत को एग्जाम्पल बनाते हुए अपनी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे पहले देश सोचे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कि हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं अपने देश में। ठीक है, नेशन बिल्डिंग का सबसे पहला रूप ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसको आप आसान भाषा में या एक मैक्रो लेवल पर आप एक टर्म ऐसा भी दे सकते हो, एम्ब्रेला टर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि कोई भी देश सोचेगा। अब उसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत क्या होता है, बहुत सारी जगह जो है वो खाली करवाई जाती है। जैसे मतलब मान लो हमारे देश में भी ये चीज़ होता है, ये चीज़ होती हुई आई है, और हर चीज़ में ये वाली चीज़ हमें फिनोमेना देखने को मिलता ही मिलता है। यहाँ पर कुछ एक फॉरेस्टेड लैंड है या एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, और यहाँ पर रह रहे हैं बड़े सारे लोग। इस रीजन में कुछ ट्राइबल पीपल, कुछ फॉरेस्टेड पीपल, कुछ इर्द गिर्द विलेज एरियाज़ के लोग आसपास यहाँ पर रह रहे हैं। अब सरकार ये चाहती है कि यहाँ पर वो एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च करे जिसके तहत इस एरिया से या तो कोई हाईवे निकल रहा है, ठीक है, या नॉर्मल रोड बनाई जा रही है, या फिर सरकार को बिछानी है रेलवे की पटरियाँ। अब उसके चलते सरकार ये सोच रही है कि हम ये वाली चीज़, फॉर एग्जांपल हम मान लें इसको कि रेलवे की पटरियाँ सरकार यहाँ से बिछाते हुए आ रही है, और ये रीजन जो है ये बाधा बन रहा है, और ये यहीं से होकर गुजरेंगी ये रेलवे की पटरियाँ। लेकिन ये जो रीजन है ये एक अड़बंगा बन रहा है, ये एक बाधा बन रही है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को क्या करा जाएगा, शुरू में एक इशू चलता था, जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ चुके हैं अपने फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में, द इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा एक दिक्कत जो आती है वो आती है कि जिन लोगों को वहाँ से हटाया गया है उनको रिहैबिलिटेट करवाना। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा से एक इशू जुड़ा होता है, वो होता है, या सॉल्यूशन कह लो आप उसका, रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन बहुत बार होता भी है और बहुत बार नहीं भी होता है। ठीक है, लेकिन इसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया में एक चीज़ जो काफ़ी नज़रअंदाज हो जाती है, जो कि लेक्चर की स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि किसी भी इंसान को अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। सिमिलरली आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस भी इस चीज़ से कोई वंचित नहीं है, इस चीज़ से कोई परे नहीं है कि उनको अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं है, उनको भी नॉर्मल लोगों की तरह अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो वो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बहुत ना बारीकी नज़रों से देखते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हों, क्योंकि सरकार तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आड़ में बहुत कुछ कर देगी, लेकिन उस चक्कर में हो सकता है कि बड़ी सारी एक पर्टिकुलर जगह की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों उनको हानि पहुंच जाए, उनको नुकसान पहुंच जाए। तो अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं along with the contribution and efforts of historians, वो उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, नो, दे डू नॉट वांट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे डू नॉट वांट टू हॉल्ट इट। वो उस पर कोई बंदिश, कोई ताला नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त ये होती है कि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट कहीं पर लॉन्च हो रहा है उससे पहले जाकर हमें
एक प्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फेज़ है, कहीं पर भी हाईवे बनने वाला है, कहीं रोड निकलने वाली है, कोई रेलवे की पटरियाँ बिछने वाली हैं, उससे पहले ये चाहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस कि हम उस चीज़ पर जाकर उस एरिया का एक विश्लेषण कर लें, उसको बारीक तरीके से परख लें। अगर वो साइट अभी तक हमारे दायरे से अनटच्ड रही है तो हम एक बारी जाकर वहाँ पर खुदाई वगैरह कर कर कुछ अवशेषों वगैरह को निकाल कर स्टडी कर लें उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, इन डेप्थ तरीके से, ठीक है। और इसी फील्ड को बोला जाता है, जब आर्कियोलॉजिस्ट इस फील्ड के मतलब इस फील्ड के अंदर या फिर इस मेंटेलिटी के साथ जब वो काम करते हैं तो इसी को एक टर्म से डिनोट करा जाता है जिसको हम बोलते हैं सैल्वेज आर्कियोलॉजी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के अंदर आपको मतलब बताता हूँ सैल्वेज आर्कियोलॉजी का थोड़ा सा डिटेल के अंदर। उससे पहले आप इस लाइन को पढ़ो, देखो क्या होता है आगे चलकर जब भी देश के अंदर नेशन बिल्डिंग होती है। अब जैसे इसमें बैकग्राउंड नहीं दे रखा था इसलिए बैकग्राउंड बिल्ड करना इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ। राइटर यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट हो रही है या फिर अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है, उसकी वजह से लगातार एक थ्रेट का खतरा मतलब थ्रेट मंडराता रहता है, खतरा जो है वो मंडराता रहता है आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए और उनकी प्रोटेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आड़ में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आड़ में ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो इतिहास के पन्नों में ही खोकर रह जाएं या फिर एक पर्टिकुलर जगह से लुप्त हो जाएं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी का, अगर हम इसके काम की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, पूरा का पूरा इंडिया की डेफिनेशन के अंदर जो जोग्राफिकल एरिया आता है उसके अंदर ये सारे एरियाज़ को डिग इन कर ही चुके हैं, ठीक है। आज भी ये वाला काम चलता है। अगर ऐसा होता तो पूरा भारत खोदने के बाद ये जो डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कर क्या रहा है भारत के अंदर, ये सरवाइव क्यों कर रहा है। तो यानी कि ये चीज़ हमें साफ तरीके से बताती है कि आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है अलॉन्ग विद द एफर्ट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हिस्टोरियंस वो आज भी बरकरार है, हमेशा बरकरार रहता है। हर एक कंट्री के अंदर नई नई साइट जो हैं वो डिस्कवर होती रहती हैं, सेम साइट को जाकर काफ़ी बार डिग आउट करा जाता है, ठीक है, उधर खुदाई करी जाती है। जैसा कि हमने दिल्ली के अंदर देखा था, इसी चैप्टर के अंदर एक केस स्टडी को देखा था जब हमने रेड फोर्ट के बारे में अपनी केस स्टडी करी थी कि जिसका पुराना नाम था इस एरिया का, ठीक है, यहाँ पर जस्ट अ मिनट, जिसको हम बोलते थे नॉट हस्तिनापुर, मैं गलती से हस्तिनापुर लिख रहा था, इसको हम बोलते थे इंद्रप्रस्थ, दिल्ली का पुराना नाम। जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगाना था कि ये बोला जाता है कि इंद्रप्रस्थ जो एरिया था इतिहास के पन्नों के अंदर, वहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो 5 पांडव जो थे हु वर रिलेटेड टू द एरा ऑफ महाभारत, वो यहाँ पर आए थे। तो इसलिए रेड फोर्ट की खुदाई करी गई, लेकिन वो एक बार नहीं करी गई। हमने देखा था वो खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने मल्टीपल टाइम यहाँ पर करी। तो कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, ऐसा किसी भी कंट्री का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता आर्कियोलॉजी का जो ये क्लेम कर सके कि हाँ जी हमने पूरा देश खोद लिया है, अच्छे से खोद लिया है, खंगाल लिया है और अब हमारे जैसे डिपार्टमेंट को आर्कियोलॉजी की फील्ड को अब ज़रूरत ही नहीं है, हम सब कुछ खुदाई कर चुके हैं। सेम जगह पर खुदाई कर कर हो सकता है नए नए ट्रेसेस मिलें, क्योंकि एक चीज़ तो आप जानते हो ना जो कि आर्कियोलॉजी के साथ जुड़ी हुई होती है हमेशा, जिसको नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता, और वो क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। मैंने आपको मिट्टी की लेयरिंग के बारे में बताया था कि अगर शुरू की इस लेयर के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई कर रखी है तो हो सकता है कि इसके और डेप्थ में जाकर एक नए अवशेष मिले उनको आर्कियोलॉजिस्ट को, और नीचे लेवल पर खुदाई करी जाए तो और ही ज़्यादा नए अवशेष मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये मिट्टी के अलग अलग कलर ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम डीप लेवल में जाते हैं, इसके बारे में हमने क्लास 12th की NCERT में भी पढ़ रखा है, ठीक है, थीम्स इन इंडिया वाली जो NCERT है,
और उसके अलावा मैंने आपको उपेंद्र सिंह की जो ये वाला चैप्टर है इसके इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया था मैंने आपको कि जितना ज़्यादा आप नीचे जाते जाओगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको नए नए राज जो हैं वो पता लगते जाएंगे। अब हर एक एरिया के साथ उस इतना डेप्थ में जाकर खुदाई करना, और हो सकता है कि इसके भी नीचे एक लेवल हो जहाँ पर कोई चीज़ें गड़ी हों। अब ये लेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने जैसा कि पढ़ा था अपनी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, उपेंद्र सिंह की बुक के अंदर, बहुत सारी जगह पर मैंने आपको स्ट्रैटिफिकेशन का एक बेसिक फंडा ये बताया था कि इतने सालों में होता क्या है, जो ज्योग्राफी होती है एक जगह की वो ना बदल जाती है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा बिगड़ जाती है, लेकिन बदल जाती है। कई एरिया पे हो सकता है ड्रॉट आया हो, फ्लड आया हो, आंधी तूफान तो चलते ही रहते हैं। तो मिट्टी की परत लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर बिछती चली जाती है, बिछती चली जाती है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि किसी एक इंसान का यहाँ पर एक कंकाल हो, ठीक है, वो इस लेवल पर पहुँच गया हो। और जो आर्कियोलॉजिस्ट की टीम हो, अगर हम इसको लेवल दें, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, वो टीम एक पर्टिकुलर जगह की जो खुदाई कर रही थी, वो हो सकता है कि वो फिर इसी लेवल तक आए हो, वो उस लेवल तक गए ना हो। तो ये वाला लेवल ये वाले लेवल के साथ हुआ क्या कि ये रह गया अनटच्ड, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट को ये फील हुआ कि नहीं, हमें लेवल 3 पर भी जाना चाहिए। फिर वो यहाँ पर गए, उनको एक नया अवशेष मिल गया, और उसको एक थ्योरी की बेसिस पर, एक हाइपोथेसिस की बेसिस पर प्रेजेंट करने का जो काम होता है, फिर वो हिस्टोरियंस का शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ चलती चली जाती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चलते ये टॉपिक हमें ये समझा रहा है कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी देश के अंदर कि हम जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इग्नोर कर दें या उनको हानि पहुंचाएं, या सरकार बिल्कुल अपनी आंखें मींच ले कि नहीं, हमें आर्कियोलॉजिकल साइट से मतलब नहीं है, हमें डेवलपमेंट, हमारे हिसाब से, हमारे नज़रियों से डेवलपमेंट ज़्यादा क्रूशियल है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये डिबेट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसके ऊपर ना दोस्तों यूपीएससी के मेंस में, स्टेट पीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है वैसे, ठीक है। इस तरीके का जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, इस तरीके का घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है सैल्वेज आर्कियोलॉजी के ऊपर, या वाई प्रोटेक्टिंग साइट्स ऑफ आर्कियोलॉजी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी दे सकता है, और वहाँ पर इस प्रकार की एनालिसिस या आपकी केस स्टडीज और इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स दिलवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। क्योंकि हिस्ट्री को कई लोग मतलब बिल्कुल ही लाइटली ले लेते हैं कि हमने 40-50 पेज पढ़ रखे हैं, एक समरी उठाकर ले आए, एक कुंजी उठाकर ले आए, वन शॉट वीडियो देख ली किसी की। वन शॉट वीडियो या कुंजी या समरी तब काम आती है जब इंसान गहराइयों में कूदा हो। पहले आपको समुद्र नापना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक तालाब तक आ सकते हो। तालाब होता है यूपीएससी के मटेरियल्स की समरी, समुद्र होता है उस मटेरियल को डेप्थ में जाकर उसको एनालिसिस करना, उसको टाइम देना, उसको वक्त देना, एक एक पैराग्राफ पे 2-2 ढाई घंटे बिताना, और बिहाइंड द कर्टेंस, बिहाइंड द वर्ड जो पूरा पूरा सीन चल रहा होता है वो अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है। दिस इज वॉट यूपीएससी प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट, या कोई भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये डिबेट इसलिए भी क्रूशियल हो जाती है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था, बिकॉज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही हमारे देश ने, इंडिया ने तो इसके लिए बहुत अच्छा काम करा, इंडिया के डिपार्टमेंट ने इसके लिए बहुत अच्छा काम करा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। लेकिन एक कंट्री ऐसे भी है जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, जो कि इंडिया के साथ ही एसोसिएटेड कंट्री थी, एंड दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और दुनिया भर के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्पेशली, हुआ क्या था कुछ साल पहले, जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ जो एक्सपर्ट्स जो थे, और दुनिया भर के इंटरनेशनल जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब पाकिस्तान में उन्होंने चक्कर लगाया, जब वो घूमने गए, जो रुचि रखते थे हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, तो वो इन डेप्थ स्टडी करना चाहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप ये जो साइट्स पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट साइट ऑफ आईवीसी टू बी डिस्कवर्ड हड़प्पा,
या फिर आप बात करते हो मोहनजोदाड़ो की, ये आज के टाइम पर कहाँ पर है? ये आज के टाइम में आपको देखने को मिलती है पाकिस्तान में। लेकिन इनकी आप हालत देखोगे, और इनके बारे में न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स वगैरह में भी छपा था। फॉर एग्ज़ाम्पल द हिंदू में आज से कुछ साल पहले, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में, लाइफ मिंट में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, और भी इंटरनेशनल अखबारों ने बहुत धज्जियाँ उड़ाई थी पाकिस्तान की सरकार की अप्रोच की, कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत चलाने वाले जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे इन सब चीज़ों पर। इनकी एक तरीके से जो प्रोटेक्शन है, या फिर इनकी क्लीनिनेस जो होनी चाहिए साइट्स की, या फिर इस पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ कूड़ा कचड़ा कबाड़ फैला हुआ है, गाय भैंसे घूम रही हैं, सूअर घूम रहे हैं, कीचड़ फैला हुआ है। और वो एक जैसे कहते हैं ना कि टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप किसी हिस्टोरिकल साइट को एक जगह बना लो, तो उस पर्टिकुलर कंट्री के पास रेवेन्यू आ सकता है। अब भारत की सरकार पागल थोड़ी है। जो हमने डिस्कस करा था कि ताजमहल जो है ना, वो आगरा में एसिड रेन की वजह से पीला होता जा रहा है। तो भारत की सरकार ने इसकी क्या अप्रोच अपनाई थी? हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पढ़ा था इस चीज़ को। भारत की सरकार इस पे लगा रही है मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, जो आप मुंह पे लगाते होगे या फिर आपकी बंदी लगाती होगी मुंह पे गोरी चिट्टी होने के लिए, चाहे भले ही वो मतलब कैसी भी ढिंचैक पूजा जैसी दिखती हो। तो मुल्तानी मिट्टी आप और आपकी गर्लफ्रेंड लगाते होंगे, है ना? तो इस मुल्तानी मिट्टी से साफ करा जा रहा है ताजमहल को, उसका पीलापन हटाने के लिए। अब भारत की सरकार, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो पागल थोड़ी है। वो उस तरीके की अप्रोच जो है वो अपना रही है। वो भारत की सरकार को बहुत अच्छे से पता है, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ताजमहल जो है वो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। एक तो सबसे बड़ी बात, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू का सोर्स भी है, ठीक है। कंसिस्टेंट ये एक रेवेन्यू कमाने का सोर्स भी है कि जो भारत घूमने आए हैं तो वो एक बारी लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल जैसी चीज़ घूमने ज़रूर आएंगे। तो इनकी टिकट के पैसे मिलेंगे, जो कि हमारी भारत की जीडीपी में एक तरीके से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। ये सदाबहार एक इनकम है, कंसिस्टेंट इनकम है। लेकिन उस कंसिस्टेंट इनकम की प्राप्ति के लिए उस इनकम को इनकम ना बनाते हुए कंसिस्टेंट इनकम का रूप और स्वरूप देने के लिए हमें मरम्मत उसकी करवानी पड़ती है टाइम टू टाइम। पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। हमने ऐसी गलती नहीं करी। तो हमारे देश में क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर आर्कियोलॉजी की फील्ड को साइडलाइन कभी नहीं करा गया है। और उसके पीछे आप कह सकते हो कि अंग्रेज़ों ने जो नींव रखी थी, अब अंग्रेज़ों ने तो नींव उस हिंदुस्तान में रखी थी, उस भारत में रखी थी, जब पाकिस्तान जैसा कोई टर्म यूज़ ही नहीं होता था इंटरनेशनल लेवल पर। पाकिस्तान तो हमसे ही निकला है, वो तो बाद में बना देश। लेकिन उनकी हुकूमत ने ये इंस्पिरेशन जो बोरोड लेगेसी की फॉर्म में थी, कि अंग्रेज़ों ने डिपार्टमेंट बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, सर मॉर्टिमर वीरल वगैरह इन सब चीज़ों के साथ एसोसिएटेड रहे, और भी बहुत प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल्स इतने सारे रह चुके हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने नज़रअंदाज भी कर दिया उस चीज़ को। तो यहाँ पर इसी के साथ इतनी एनालिसिस को समझते हुए अब आप इस टर्म को समझने के लिए रेडी हो। एक टर्म आती है सैल्वेज आर्कियोलॉजी। सैल्वेज आर्कियोलॉजी का मकसद ये होता है इस आर्कियोलॉजिकल फील्ड का कि जो भी एंडेंजर्ड साइट्स हैं, अब एंडेंजर्ड साइट्स का मतलब ये नहीं है कि आप इसको एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर दो कि यहाँ पर शेर, चीते या फिर कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या वो स्पीशीज़ जो एक्सटेंट होने वाली है उन साइट्स को एंडेंजर्ड बोला जा रहा है। यहाँ पर एंडेंजर्ड साइट्स वो है जहाँ पर सरकार आने वाले टाइम में प्लान कर रही है या फिर प्लान कर स्टार्ट कर चुकी है, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंधे पर बंदूक रखकर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सरकार यहाँ पर चलाने का सोच रही है या फिर चला चुकी है, लॉन्च कर चुकी है। और जब आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को ये फील होने लग जाता है
इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बाद कि वो पर्टिकुलर जो साइट है, वो पर्टिकुलर जो लोकेशन है, वो आर्कियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हानि पहुंचने का ये मतलब है कि बहुत सारे राज जो हैं वो लुप्त हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे। तो हमें उनको बचाना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी एक रीजन में आने को ही डिस्ट्रक्शन बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन है दिस इज कनेक्टेड विद आर्कियोलॉजी। ठीक है, अब सैल्वेज आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी वर्ड तो आपको क्लियर है, हमें सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा इस वर्ड को। ठीक है, कि ये सैल्वेज का मतलब क्या होता है, कि व्हाट डू वी मीन बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ सैल्वेज। सैल्वेज का दोस्तों मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीजें कोई भी ऐसा रीजन, कोई भी ऐसी साइट, ठीक है, दैट मे हैव बीन या तो उनके साथ वो चीज हो चुकी है, ठीक है, या फिर दे आर लाइकली टू that they are likely to be lost or damaged। या तो वो डैमेज हो चुकी हैं या हो सकती हैं, स्पेशली अगर उस चीज के साथ एसोसिएटेड कुछ घटनाक्रम हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई डिजास्टर आ गया। तो हमें बेसिकली सैल्वेज वर्ड का मतलब यही है, सिंपल अगर मैं आपको बोलूं, हमें बेसिकली उनको सेव करना है फ्रॉम सच डिस्ट्रक्शन या फिर डिजास्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम डायरेक्टली सारी हमने एनालिसिस कर ली, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे सकता था, जितनी इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप खुद से भी सर्च करोगे, आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। भारत के साथ जुड़े हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो इतिहास है वो भी बता दिया, पंडित नेहरू से लेकर आपको इंडियन सबकॉन्टिनेंट की केस स्टडी दे दी, आपको पाकिस्तान की मैंने धज्जियाँ भी उड़ा दी, उनको मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने जो उनकी सरकार, उन्होंने कैसे ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पर। लेकिन हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लस आर्कियोलॉजी की साथ में रिस्पेक्ट करते हुए चलते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं, सैल्वेज ऑपरेशंस, यानी कि सेविंग अ पर्टिकुलर साइट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर। ऐसे ऑपरेशन चलाए गए थे नागार्जुना कोंडा में, एंड वेयर इज नागार्जुना कोंडा, इट इज़ लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये बात है 1950s की एंड लेट 1950s एंड अर्ली 1960s की। तो बहुत दशक पहले क्या हुआ था, जो एक साइट है जिसका नाम है नागार्जुना कोंडा, ये आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में स्थित एक साइट है जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और वो ज़िला है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर ज़िला। ठीक है, अब ये जो साइट है ये सबमर्ज हो गई थी वाटर के अंदर, डूब गई थी। क्यों डूब गई थी? इसी नागार्जुना कोंडा साइट पर एक नागार्जुना सागर बांध बनाई जा रही थी, डैम बनाई जा रही थी। कहाँ बनाई जा रही थी? कृष्णा रिवर के ऊपर। जब ये चीज होने वाली थी, अब आप देख रहे हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अबाउट टू हैपन। ठीक है, लेकिन यहां पर बीच में एक चीज आ गई और वो है आर्कियोलॉजी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज के लिए बखूबी वक्त भी दिया आर्कियोलॉजिस्ट को कि आपको अगर यहाँ पर खुदाई वगैरह करनी है या फिर कुछ अवशेष वगैरह के बारे में स्टडी करनी है, आप आराम से करो। हम ये बांध बनाने का काम आगे चलकर सोच रहे हैं करने का। आप उससे पहले जो भी ठिकाने लगाना चाहते हो इस साइड की चीज़ों को, उसको ठिकाने लगा दो। तो जब ये होने लगा था, जब ये बांध बनने वाली थी, उससे पहले क्या हुआ, लगभग 4 साल के कार्यकाल के बीच में, फ्रॉम 1954 टू 1960, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट था, उसके टीम ने
इस साइट को थॉरली एक्सप्लोर करा, खुदाई करी, यहाँ पर एक्सकेवेट करा और पूरी की पूरी इस आंध्र प्रदेश की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट की जो नागार्जुना कोंडा वाली जो वैली है, इसको अच्छे से बखूबी तरीके से परखा, जांचा। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर सैल्वेज ऑपरेशन चलाया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को सच में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो कि उनको लगा यार इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या करा, इस साइट पर 9 जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे उनको तो एक तो शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? उनको यहाँ से हटाकर प्रॉपर तरीके से रीबिल्ड करके नागार्जुना कोंडा हिल पर शिफ्ट कर दिया गया। रीबिल्ड तो नहीं बोलेंगे हम इसको, वैसे यही बोलेंगे, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। यानी कि एक जगह से प्लेस ए में ये था, नागार्जुना कोंडा में ओरिजिनली ये था, मान लो कि ये प्लेस ए है, तो उसको प्लेस बी पर लेकर जाया गया, जो पहाड़ी वाला इलाका था वहाँ पर जाके रख दिया गया ऊपर, जहाँ पर पानी वगैरह का कोई खतरा नहीं होगा यहाँ पर, अगर बांध को कल को कुछ होता भी है तो। ठीक है। एंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिजर्वॉयर, ठीक है, वहाँ पर जाकर रख दिया गया। ये 9 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे यहाँ पर, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को लगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को लगे। और बाकी जो 14 जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर थे उनका रेप्लिका बनाया गया। उनको शिफ्ट करना ना पॉसिबल नहीं था, तो वो बर्बाद होने ही थे। उनकी एक फ़ोटोकॉपी बना ली गई। ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर उसका रेप्लिका बना लिया गया। तो यहाँ पर उस चीज़ की ब्यूटी को बचाने के लिए, आर्कियोलॉजिकल ब्यूटी को बचाने के लिए, अब आर्कियोलॉजिकल ब्यूटी की जो दृष्टिकोण होती है, मैं इसको आर्कियोलॉजिकल ब्यूटी क्यों कह रहा हूँ, अगर आप आर्ट लवर, हिस्ट्री लवर, आर्कियोलॉजी लवर हो तो ही आप उस पर्टिकुलर जगह को समझ सकते हो। पर्सनली फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, दीज साइट्स लाइक इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर म्यूज़ियम कहीं लोग घूमते हैं, सबसे दुनिया की बोरिंग जगहें होती हैं ये। ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्टिस्ट एंड हिस्ट्री लवर्स, बट ये सबसे बोरिंग जगहें होती हैं। यहाँ पर कोई फन नहीं है। नॉलेज वगैरह जो चाहिए वो इंटरनेट वगैरह से भी मिल जाएगी, जाकर देखना या फिर किसी जगह को निखारना। कोई खंडर है, कोई हवेली है, कई लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। दीवारें टूटी फूटी हुई हैं, अंदर दीवारों पे लिखा हुआ है राजू लव्स द रानी। तो ये सबसे घटिया जगहें होती हैं घूमने के लिए। ठीक है। और अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो दोस्तों, आप जिससे प्यार करते हो, ऐसी जगह पे लेकर मत जाना। मनहूसियत के चक्कर में आप अपने एक हैंडसम बंदे को या सेक्सी सी गर्लफ्रेंड को खो दोगे। ठीक है। तो ये पर्सनल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अपार्ट फ्रॉम सच स्पेक्टेकुलर साइट्स एंड ह्यूज सैल्वेज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स ऑल्सो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरा भारत तो या पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो, किसी भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो नहीं खोद चुके हैं अपना देश। उन्होंने पूरा देश खोद लिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमें उनको भी नोटिस करना है एक नियर फ्यूचर में, क्योंकि जैसे जैसे दिक्कत, पता है क्या है दिक्कत, ये है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, जो आबादी है, ये बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। भारत की सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी की अप्रोच क्या रहती है? हम दो हमारे दो। लेकिन लोग उसी हम दो हमारे दो के चक्कर में हम दो हमारे 3 या 4 कर लेते हैं। सनी लियोनी इतनी मेहनत करके यार एक कॉन्डम का ऐड चला रही है, कॉन्डम खरीदा नहीं जाता लोगों से, तो बच्चे वो पैदा करते रहते हैं सेक्स के चलते। और उसका खामियाजा जो है वो पॉपुलेशन, जो ग्रोथ तो छोड़ दो, उसको एक्सप्लोजन या बूम कहते हैं हम, जो फट पड़ती है एकदम से। अब उसमें होता क्या है, सरकार को हम हमेशा गलत नहीं कह सकते हैं। अब सरकार को इतनी सारी पॉपुलेशन को अगर एडजस्ट करना है तो वी नीड स्पेस, और स्पेस के चलते फिर देश की पहचान बनानी है। तो फॉर दैट वी नीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे मजबूत जो प्रमाण होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।
अब उसके चलते जो ये एरिया मान लो कि देश में बच गए हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे जो रीजन्स हैं ये मान लो कि अभी तक अनटच्ड हैं। अब सरकार की पकड़ में ये सारे इलाके धीरे 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 करते आते चले जाते हैं। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हो, ये वाली, यहाँ कुछ राज छुपे हों, इस जगह कुछ राज छुपे हों, यहाँ कुछ राज छुपे हों, ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, इधर खुदाई कर कर कुछ उनको पता लग सकता है, यहाँ कुछ पता लग सकता है, इधर कुछ मिल सकता है। तो एक बार अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी अगर हो गई तो फिर यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का जो काम है वो हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा, और उसके साथ हिस्टोरियंस का जो एक पूरी थ्योरी को डिज़ाइन करने का जो काम होता है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का, पोस्टुलेट करने का जो काम होता है, वो भी फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दिल्ली के अंदर जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर बड़ी सारी सोसाइटीज़ हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पर काम कर पाए कि नहीं कर पाए, पूरी दिल्ली तो ऑब्वियस ही बात है किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने नहीं खोदी होगी। लेकिन जब सोसाइटीज़ प्रॉपर तरीके से बन गई, जहाँ पर दिल्ली एनसीआर के अंदर जैसे ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव जैसी जो सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर टावर्स हैं, या दिल्ली के बड़े सारे इलाके हैं, वहाँ पर ब्लॉक्स एंड कॉलोनीज़ बन रखी हैं। एक बार जब उनका निर्माण हो गया, वहाँ पर फिर किसी को परमिशन नहीं मिलने वाली कि आप जाके पूरा का पूरा ब्लॉक खोद डालो। वहाँ पर जो आबादी रह रही है 2.5 लाख, 5 लाख, 17 लाख, 25 लाख लोगों की, आप उनको पूरा इवैक्यूएट कर कर आप अपने जो शौक़ हैं आर्कियोलॉजी के, खुदाई करने के, एक्सकवेशंस को, उसको पूरा करो। ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को, डायरेक्टर को कोई परमिशन नहीं मिलने वाली है। अब हो सकता है कि उसके नीचे बड़े सारे राज छुपे हों, क्या पता सोने के घड़े जो हैं वो आपके घर के नीचे ही दफन हो, लेकिन अब वो राज राज ही रहेगा। ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमें राइटर यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम सच स्पेक्टेकुलर साइट्स एंड ह्यूज सेल्वेज प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर साइट्स भी होती हैं ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जिसको हमें नोटिस करना चाहिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डिनरी पीपल की भी है, ठीक है। कि एटलीस्ट यार जो पर्टिकुलर कल्चर हेरिटेज की साइट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर यार देहातीपन तो इंसान ना दिखाए ना। अपनी प्रेमिका को लेकर जा रहे हैं, चीरता हुआ दिल बना रहे हैं, एक वाइट कलर की चौक ले गए स्कूल से चुरा कर, है ना, वहाँ लिख कर आ रहे हैं ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर राजू लफ्ज़ रानी। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, ये राइटर आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड चेरिशिंग द फ्रेजाइल लिंक्स ऑफ द पास्ट, ताकि हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर सकें, और जो भी हमें पता लग सकता है अपने इतिहास के बारे में, उसको हम संजोग कर सवार कर रखें, ताकि और भी राज उस चीज़ से अनफोल्ड हो। अब ये चैप्टर दोस्तों हमारा एग्जैक्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। अब 50% का मतलब ये नहीं है कि अभी तक हमने जितने 60, 65, 70 लेक्चर्स बनाए हैं तो उतने 70 लेक्चर्स और आएंगे। ये चैप्टर के अंदर दो जो भाग थे मेन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वाला पार्ट और बीच में ये जो एक हॉल्ट आया, साइट्स वगैरह, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की जो डिबेट चल रही थी, कुछ कुछ जो पेजेस हमने इसके बीच में पढ़े, ये चैप्टर यहाँ तक 50% ओवर हो चुका है। अब जो सेकेंड हाफ इस चैप्टर का बचा हुआ है, डैट इज अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर दोज थिंग्स, दोज राइटिंग्स विच आर रिटन ऑन, आप जानते हो 6th क्लास की एनसीईआरटी की नॉलेज है ये तो, हार्ड सर्फेसेस, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं? बताओ, क्लियर है सबको? इसी से रिलेटेड है तो पूछना। अच्छा, हाँ बताओ बताओ। चाइना की
चाइना की जोग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है कुदरती रूप से। एरिया भी तो देखो आप, उसका मैप भी तो देखो। हाँ, रहने के लिए वो मैं जानता हूँ कि वैसा अवेलेबल है, लेकिन हम लोग देखो, ये तो एक दूसरी सोशलॉजिकल डिबेट हो गई है। ये जो आप मतलब बोल रहे हो, ये तो एक सोशलॉजिकल डिबेट है, मैन पावर को यूज़ करना और उनको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वो चीज़ फिर पॉसिबल नहीं है, तो उधर के कानून भी तो फिर वो हैं, उधर की सरकार भी तो डरी हुई है। वन चाइल्ड पॉलिसी थी पहले, अब टू चाइल्ड पॉलिसी करने का मन चाइना की सरकार का कभी भी था नहीं। मैंने ये वाली चीज़ हमारे लेक्चर्स में बताई थी, मयूर याद है ना? जब हमने इंडियन सोसाइटी की डिस्कशन करी थी, तब मैंने आपको बताया था कि टू चाइल्ड पॉलिसी उधर की सरकार की मजबूरी थी, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड ट्रेंड, कि वहाँ की जनता जो है वो बूढ़ी हो चली है चाइना की, इस वजह से। जो मैं यहाँ पर बात कह रहा हूँ वो एक अलग पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है, मतलब वो कहीं ना पॉपुलेशन को एडजस्ट करने से रिलेटेड भी होती है, और एक देश की छवि भी होती है। अगर आप चलो जनता को, या जनता की भीड़ भड़के को अगर आप साइड भी हटा दो, एक देश को अपने आप को आगे तो बढ़ाना ही है ना। जिसको हम आम भाषा के अंदर क्या कहते हैं कि कोई भी जो कंट्री होती है, पहले वो शुरुआत करती है स्टेज वन। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या पढ़ा हुआ है, अपने जो कोल्ड वॉर वाली जो बुक्स हैं और PSIR की डिस्कशन में, सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है स्टेज वन से, LDC, लीस्ट डेवलप कंट्री। उसके बाद उसकी स्टेज टू आती है, दैट इज़ नोन एज डेवलपिंग नेशन स्टेट का उसके पास स्टेटस आता है, और फिर वो बनती है डेवलप्ड इकॉनमी। तो वो डेवलप्ड सिर्फ ऐसे ही थोड़ी ना कि पॉपुलेशन को एडजस्ट करते करते वो बन जाएगी, उसको मेन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपनी दिखानी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था का जो एक रूप और एक स्वरूप होता है, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फॉर्म में। अब जब वो होगा, तो कारणवश कह लो, मजबूरीवश कह लो, ये जो डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन की डिबेट है, ये शुरू होती है फिर किसी भी देश के अंदर, कोई सा भी देश हो फिर वो चाहे, जो कि इस स्टेज से यहाँ आने की कोशिश करेगा और फिर इस स्टेज से यहाँ जाने की कोशिश करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस देखो कितने सारे पड़े होते हैं ट्राइबल लोगों के, कि उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और उनको रिहैबिलिटेट नहीं करा गया, उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव ज़मीन नहीं दी गई। ठीक है, अब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या फिर जहाँ पर सरकार को डर होता है, जैसे दिल्ली की जब मेट्रो निकलने वाली थी सबसे पहले, दिल्ली में जब मेट्रो निकली थी बहुत साल पहले, तो जिन लोगों के घर पीछे सरकाए गए, खिसकाए गए कि आपके घर थोड़ा सा ऐसी जगह पर बने हुए हैं, हम यहाँ से मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाने का सोच रहे हैं, तो सरकार ने उसकी बहुत अच्छी अच्छी कीमतें लोगों को दी, ऑल्टरनेटिव जगह पर लाकर लैंड दिया कि वो दोबारा अपना घर बनवा सकें। और अगर 1 करोड़ का अगर वो घर था, तो ऑलमोस्ट उसके बदले 2, 2.5, 4 करोड़, मतलब डिपेंडिंग ऑन द एरिया, और जो भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वालों के साथ जो भी सरकार की मीटिंग हुई हो, उसके बेसिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती कि 1 करोड़ का आपके घर की आज मार्केट वैल्यू है, सरकार आपको 25 लाख 30 लाख दे रही है, तो धरना प्रदर्शन दंगे होते। लेकिन ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जहाँ पर मीडिया हावी है, लोग जागरूक हैं, सरकार को पता है कि ये फिर चीज़ चल नहीं पाएगी, लोग आसानी से कोर्ट चले जाएंगे, फिर वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो ये सत्य में एक अलग ही डिबेट है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर एक सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्शन की यहाँ पर मतलब मैं बात कर रहा हूँ अभी तो सिर्फ। ठीक है, उसके चलते मतलब ये है कि जहाँ पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, तो आर्कियोलॉजी की बड़ी सारी जो साइट्स होती हैं, अगर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई, तो वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स से जुड़े हुए जो भी राज है इतिहास के पन्नों में, जो अपनी छवि छोड़ सकते हैं, वो फिर पन्नों में खोकर रह जाएंगे इतिहास में। ठीक है, समझ गए? ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।